अष्टांग हृदय। हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियो में अष्टांग हृदय के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे 7th चैप्टर। 7th चैप्टर का नाम क्या है? अन्न रक्षा अध्यायम। ये चैप्टर आपके प्रूफ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं पूछने के लिए और हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, अन्न रक्षा अध्यायम। इसमें अपन देखेंगे कि कौन से खाने में विष मिला हुआ है, कौन से खाने में विष नहीं है। पहले ये जो महाराजा हुआ करते हैं ना, राजा महाराजा लोग, तो इनको मारने के लिए क्या एक रणनीति बनाई जाती थी कि उनके खाने में जहर मिला देते थे। तो वो लोग, उनको कैसे पता चलेगा कि ये खाना जहर युक्त है या बिना जहर का है, तो उसका चेक कैसे किया करते, तो वो अपन लोग आज देखने जाएंगे। ठीक है, 7वां अध्यायम अन्न रक्षा अध्यायम। ठीक है, ठीक है, अपन इसकी नियुक्ति पढ़ते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राजसभा के समीप शास्त्रवज कुशल चिकित्सक को सदा रखे, उसकी नियुक्ति करे अथवा उसके रहने की व्यवस्था करे। ऐसा करने पर वह चिकित्सा राजा के आहार विहार आदि के प्रति सदैव जागरूक। एक प्रकार से एक उसको वैद्य को या चिकित्सक को रखना है जिसके आहार विहार को देखता रहे कि वो अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, और कुछ एक सेम चैप्टर ऐसे जो सेम कंटेंट है ना, इसमें जो ऐसे अलग जो जो संहिता में मिलता है उसके बारे में ये लोग यहाँ पे बता देते हैं कि चरक सूत्र 11 में वर्णन है इसका, चरक शारीर के 8वें चैप्टर में भी ऐसे सब जगह जो जो वर्णन मिलता है ना, तो ऐसा। और इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस प्रकरण में अन्य शब्द पकाकर तैयार किए गए तथा खाए जाने योग्य पदार्थ का वाचक है। इसमें जो अपने चैप्टर का नाम है, देखो हर चैप्टर का अपने को क्या अपने उसके नाम का मीनिंग पता होना चाहिए कि अन्न रक्षा अध्यायम। तो अन्न को इन्होंने क्या बोला है कि जो पकाकर तैयार किया हुआ खाना और जो खाने योग्य है। ठीक है, अन्यत्र इसके और भी अर्थ होते हैं। इसी अन्न की किस प्रकार और किस लिए रक्षा करना चाहिए, यही इस अध्याय का प्रधान विषय है। यद्यपि आगे कहा जा रहा है कि राजा या महाराजा अपने घर के पास चिकित्सक के रहने की व्यवस्था करे। चिकित्सक के रहने की व्यवस्था के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं इसको। चिकित्सक का कर्तव्य हो गया। अब पहला, विषैले भात का लक्षण। अब भात एक प्रकार से अपन इसको अपने दाल चावल जो खाते हैं उसको भात बोलते हैं, तो अब भात के कैसे अपन पहचानेंगे कि ये विषयुक्त है। विषैला बोले तो विषयुक्त है। ठीक है, तो विष मिला हुआ भात कुछ गीला सा रहता है, ऐसा लगता है मानो उसमें से मांड ना निकाला गया हो। पहले जो चावल पकाते थे ना, एक बर्तन में ले लेते थे चावल, उसमें बहुत सारा गर्म पानी डाल के उसको बॉईल कर देते थे और लास्ट में जो पानी उसको निकाल देते थे, तो इससे बनाया जाता है। आजकल तो कुकर में बनता है, तो मांड को ना निकाला गया हो ऐसा प्रतीत होता है, उसमें पानी भरा हुआ जैसा दिखता है। यदि पकाते समय ही विष डाला गया हो तो चावल देर से पकते हैं। यदि पकाते हुए भात में विष मिला दिया गया हो तो बासी भात जैसा दिखलाई देता है। उसमें से जो भाप निकलती है वह मोर करंट के समान वर्ण वाली होती है। जहाँ पे भी एग्जाम्पल में एनिमल को लिया जाता है ना, वो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पॉज देकर उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मयूर कंठ तुल्य ऊष्मा। तो जो कोई भी अपन खाना पकाते तो उसमें से वेपर से निकलते हैं ना, भाप निकलते हैं ना, तो वो मयूर का कंठ थोड़ा सा ब्लूइश होता है, तो वैसे निकलेगी। ठीक है, मयूर मोरकंठ के समान वाली नीली होती है। उस भाप को लगने से अथवा उस भात को खाने से क्या क्या होता है? मोह होगा, मूर्छा होता है तथा मुख में लार निकलती है। वह विषैले भात अपने स्वाभाविक रूप तथा गंध वाला नहीं रह जाता है, उसमें गलन या सड़न सी पैदा हो जाती है और उसमें चंद्रिकाएं जैसी दिखलाई देती है। एक प्रकार से अपन ने पढ़ लिया कि जो खाना, जो दाल चावल भात जो भी उसमें अगर विष मिलाएंगे तो कैसे कैसे लक्षण देगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट आ जाते हैं विषैले व्यंजनों के लक्षण। अब जो भी पकवान बनाते हैं उनमें विष मिला देते हैं तो क्या क्या होता है? विषयुक्त व्यंजन, साग तरकारी आदि जल्दी सूख जाते हैं और उनके रस मलिन पड़ जाते हैं। उन रसों में यदि छाया दिखलाई भी पड़ती है तो वह हीन अंगों वाली या अतिरिक्त अंगों वाली अथवा विकृत छाया दिखती है, अथवा छाया नहीं दिखती है। छाया बोले तो यहाँ पे जो शेडो को बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, उन व्यंजनों में विष के कारण ऊपर की ओर को झाग उड़ने लगता है। जो फेस बोलते हैं ना अपन, झाग उसको बोलते हैं। रेखाएं दिखलाई देती है, बीच में फटा हुआ सा तंतु, तंतु मतलब रेखाएं जैसी कुछ कुछ आ जाती है ना, जैसे बुलबुले जैसे उठना, ये लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। राग, खाड़व, शाख तथा मांसरस के आकार कटे फटे से दिखलाई देते हैं और
खाने पर उनका रस विकृत पड़ जाता है। ये सब अपने किसके व्यंजनों में अगर मिला दिया, पहले अपने भात का पढ़ लिया था, व्यंजनों का पढ़ लिया, ठीक है। अब ये आता है बहुत मेन इम्पोर्टेंट कि विषैले वस्तुओं के विशिष्ट लक्षण। अब जैसे किस में अपन कौन सी वस्तु में अपन विष मिलाएंगे तो कैसे पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रस, रस का अपन कोरिलेट करते हैं यहाँ पे जो मांस रस, जो भी मांस को अपन पानी में लेकर उसको बॉईल करते हैं, फिर जो उसको छान लेते हैं तो जो पानी मिलता है उसको अपन मांस रस बोलते हैं, ठीक है। जो कि किस लिए देते हैं अपन, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं उनको पिलाते हैं। तो मांस रस में अगर अपन ने विष मिलाया तो उसमें कैसा नीला राजी, तो नीले कलर की राजी बोले तो राजी यहाँ लिख लेना आप लोग। लाइनिंग, लाइनिंग को अपन आयुर्वेद में राजी बोलते हैं। तो नीली नीली कलर की राजियाँ बन जाएगी, ठीक है। क्षीर, क्षीर बोले तो दूध, दूध में अगर अपन विष मिलाएंगे तो ताम्र वर्ण का हो जाएगा। ताम जो तांबा होता है ना, जो अपन सुबह पूजा करते हैं जैसे जल चढ़ाते हैं, तो वो तांबे से कलर का हो जाएगा। दधी, दधी बोले तो अपना इसको छा ता से याद कर लेना, छा ता, क्षीर तामा, ठीक है। फिर दधी, जो दही होता है, दही में अगर किसी ने मिला दिया तो शाब पीत शीत, मतलब शाब कलर का पड़ जाएगा, पीले कलर का पड़ जाएगा और शीत कलर का पड़ जाएगा, ठीक है। दही में काली, पीली या सफ़ेद या सफ़ेद, और मट्ठे में पीली या सफ़ेद, मट्ठे में घी में पानी में जैसे मस्तू, इसकी हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। विषैले मांस रस में नीली रेखाएं, दूध में लाल वर्ण की, दही में काली, दही में शाब, शाब बोले तो श्याम जी को अपन बोलते हैं ना शाब, तो शाब कलर को आप लोग लिख लेना है यहाँ पे, शाब बराबर काला। और काला अपने को एक और जगह मिलेगा, पर जो श्लोक की लाइन है ना अपने को उस पर थोड़ा सा फोकस देना कि कौन सा श्याम है और कौन सा क्या है, ठीक है। ये कहीं पे कृष्ण वर्ण का भी आएगा, कृष्ण, जैसे ये कृष्ण वर्ण मतलब भी काला होता है, पर अपने को कहाँ कृष्ण बोला है कहाँ श्याम बोला है ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। दधी को अपने शाप बोल दिया। और जो शीत तक्र होता है, तक्र में पीत और अशित होता है, जो इसको अपन याद कर लेंगे तापसी पन्नू ना, उससे तक्र, तक्र में कैसे होती है, मट्ठे में पीली या सफ़ेद, मट्ठे में पीली और सफ़ेद कलर की हो जाएगी मट्ठे के अंदर। फिर घृत में, घृत में कैसे हो जाएगी, पानी या सन्निभा, पानी पानी जैसी रेखा बन जाएगी घी में अगर अपन जहर मिला देंगे तो। मस्तू, मस्तू जो दही के ऊपर के पानी को मस्तू बोलते हैं, ठीक है। मस्तू दही का जो पानी अलग होता है ना उसको बोलते हैं। उसमें कपोताव, देखो यहाँ वापस से एनिमल का कोरिलेशन कर दिया उन्होंने, कपोताव मतलब कबूतर के वर्ण के समान। तो ये मस्त कबूतर कैसे रहता है, मस्त रहता है ना कबूतर, तो ऐसे याद कर लेना मस्त कबूतर। तो कबूतर में हो गया वर्ण मस्तू, मस्तू में कबूतर के वर्ण का जैसा हो जाएगा। तो शोधक, कांजी, कांजी में काली रेखे, कांजी कहाँ से कांजी, तो शोधक में कृष्ण वर्ण की हो जाएंगी। फिर मध्य में तथा जल में काली रेखा हो जाएगी। अगर किसी के मध्य में और जल में मिलाएंगे तो कैसी रेखा आ जाएंगी, काली रेखा। देखो श्याम मतलब भी काला, कृष्ण मतलब भी काला और काली मतलब भी काला ही होता है, तो तीनों का मतलब सेम है मानता हूँ मैं, पर टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। फिर मधु में हरे वर्ण का, जो शहद होता है उसमें मिलाएंगे तो हरे वर्ण का हो जाएगा। तेल में अरुण वर्ण का, जो अरुण नाम का लड़का है वो क्या तेल लगाता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो ऐसे रेखाएं दिखलाई पड़ती है। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं। नीली राजी किसमें, मांस रस में। ताम्र राजी क्षीर में। दधी में कौन से, श्याव वर्ण की। तक्र में कौन से वर्ण की हो रही थी, पीत और अशित, अशित मतलब सफ़ेद। और घृत में, घृत के साथ थोड़ा पानी पानी जैसा दिखने लग जाएगा। मस्तू में कौन सी रहेगी, कपोत वर्ण की। और तुषोदक जो है, तुषोदक में कृष्ण राजी दिखेंगे अपने को। और मध्य और पानी में मिलाएंगे तो काले वर्ण का हो जाएगा। पानी में कोई भी कलर डालते तो काला कलर का हो जाता ना, ऐसा है, ठीक है। फिर छोद्र में हरे, छोद्र बोलते तो मधु में हरे कलर की, और तेल में अरुण वर्ण की। अरुण क्या है, तेल लगाता है। ये हो गया अपन ने विषैले वस्तुओं के विशिष्ट लक्षण। अब अपन जाते हैं विषदाता के लक्षण। बहुत पूछते हैं कि विषदाता के लक्षण। अब तुमको सुनने में लगता होगा कि विषदाता क्या, जो विष को हरने वाला। इसका सिंपल सा मीनिंग पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, कि जो किसी दूसरे व्यक्ति को विष दे रहा है, तो जो विष देने वाला व्यक्ति है वो कैसा होगा, मतलब जो विष दे रहा है उसको चिंता होगी। तो इसका पढ़ते हैं अपन। इसका मुख गोरा होने पर भी काली छाया युक्त होता है। जो गोरा व्यक्ति पर वो भी उसके अंदर अपने को काला काला दिखेगा। वो चेहरा सूखा हुआ सा कांतिहीन हो जाता है। वह लज्जित होकर इधर उधर दूर तक दिशाओं की ओर देखता रहता है, अर्थात वह अपराधी होने के कारण किसी से नज़र मिला नहीं पाता है। उसके शरीर में पसीना तथा कंपन होने लगता है। वह घबरा जाता है, डर जाता है। चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और बार बार जम्भाई लेता रहता है। इसको आप कोरिलेट करते हो जो भी एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं ना, कोई भी चिट वगैरह से, तो उनमें सेम टू सेम ऐसे लक्षण आते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको एग्ज़ाम में लिखने में
एग्ज़ाम चल ही रही होगी तो जो जो लक्षण आप में मिलेंगे, जो चीटिंग कर रहा होगा उसको देख के लिख देना विषदाता के लक्षण, ठीक है। फिर अपन जाते हैं विषैले अन्न की अग्नि परीक्षा। अब एक खाना है जिसमें अपन ने विष मिला दिया, अब उसको अपन अग्नि पर डालेंगे तो वो कैसे कैसे लक्षण देगा, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यदि विषैले अन्न आग में डाले जाते हैं तो उसकी लो किसी एक और हो जाती है। जैसे नॉर्मली लो जो ज्वाला रहती है वो बीच में जलती रहती है, अगर खाना विषुक्त हो और उसको अपन डालेंगे आग पे तो किसी एक डायरेक्शन में जो अग्नि की फ्लेम है वो मुड़ जाएगी। वह अन्न अत्यंत फूटने लगता है, जैसे चट चट की आवाज़ आती है ना, अपन आग पे कुछ डालते हैं तो वैसे चट चट की आवाज़ करने लग जाएगा। मोर के गले के सदृश नीली लो तथा ऐसा ही धुआं निकलता है। अब नीला नीला मोर के सदृश से वापस आ गया। सिखी सिखी मतलब होता है मोर का कंठ का धूम, मतलब उसके समान की आभा, उसकी आभा हो गई और उसके समान धूम निकलेगा, ऐसा धुआं निकलता है। अथवा आग की लो नहीं भी उठती है और उसमें से अत्यंत तीव्र दुर्गंध आती है। ये सब क्या, विषैले अन्न को अगर अपन ने आग पे डाला तो ये सब अपने को लक्षण मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं विषैले अन्न का प्रभाव। अब विषैले अन्न को ना अपन, जैसे राजा, पुराने ज़माने में क्या, राजा के लिए जो खाना बनता था तो राजा को खिलाने से पहले उसको कुछ जानवरों को खिलाया जाता था और उन जानवरों के लक्षण देख के अपन को पता लगाया जाता था कि हाँ ये विषयुक्त है या नहीं है। तो विषैले अन्न को खाकर माक्षिक मियते, जो माक्षिक बोले तो जो घर में मक्खियाँ होती हैं ना उनको माक्षिक बोलते हैं, तो माक्षिक म्रियते, म्रियंते मतलब मर जाती हैं, मक्खियाँ मर गई तो मक्खियाँ मर जाती है। और काक, कौवा क्या है, कौवा काव काव करता है, क्या उसके कंठ से करता है तो उसका छाम स्वर हो जाता है। छाम मतलब वो फिर उसकी आवाज़ नहीं निकलती कौवे की, तो कौवे का स्वर क्षीण हो जाता है। ऐसे अन्न को देखते ही सुग्गा, द्यूत, जलमुर्गी या कौवा या चतक पक्षी तथा मोन ये पक्षी चिल्लाने लगते हैं। तो जो ये पक्षी हैं ये सब जैसे विषुक्त मन को मल विषुक्त अन्न को देखते हैं ये पक्षी चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। फिर हंस, हंस देखे ही होगा सब लोगों ने, हंस का प्रस्खलित हो जाता है, मतलब वो लड़खड़ाने लग जाता है। उसको हंस जैसे पानी के ऊपर सीधा सीधा चलता है ना तो वो लड़खड़ा के चलने लग जाता है, ठीक है। हंस के बारे में देख लिया अपन ने, हंस लड़खड़ाने लगता है। जीव कोशकार कहते हैं कि इसे देखने मात्र से विष का नाश हो जाता है। पक्षी विष को देख कर दुखी हो जाता है। जो जीवक नाम का जो पक्षी है ना वो गिलानी बोले तो दुख, अपन को जैसे अपने एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो अपन दुखी हो जाता है ना, उसी को गिलानी से कोरिलेट कर सकते हो आप लोग। तो जो जीवक नाम का जो पक्षी है ना वो गिलानी युक्त हो जाता है। फिर चकोर नाम का पक्षी है वो उसकी अक्षी वैराग्य हो जाती है। जो चकोर एक पक्षी होता है, ठीक है, उसका हिंदी पढ़ते हैं। पक्षी दुखी हो जाता है। चकोर नामक पक्षी उसकी आंखों का रंग बिगड़ जाता है। जो चकोर पक्षी उसकी आंखों का रंग बिगड़ जाता है। क्रोंच को नशा चढ़, एक क्रोंच नामक पक्षी हो जाता है उसको क्या, नशा चढ़ जाता है, मद चढ़ जाता है, ठीक है। क्रोंच में मद हो जाता है, ठीक है। फिर कबूतर, कोयल, मुर्गा, चकवा ये मर जाते हैं, याद रखना। कबूतर, कोयल और मुर्गा और चकवा ये सब मर जाते हैं। जैसे एक और मैंने बताया था कोई मर जाता है तो मक्खियाँ मर जाती है और ये भी मर जाते हैं। बिलाव घबरा जाता है, एक बिलाव नाम का पक्षी है एनिमल है वो घबरा जाता है। बंदर देखते, ये बहुत पूछते हैं बंदर को कैसे लक्षण मिलते हैं। बंदर जैसे ही देखता है विषुक्त अन्न को वो उसके मल निकल जाता है, वो पोटी कर देता है। मोर विष को देखकर प्रसन्न हो जाता है। अब मोर तो हमेशा अपन मोर को देख के प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो ऐसे मोर विषयुक्त अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है और इसमें देखने मात्र से ही विष का प्रभाव कम हो जाता है। अब किसी ने खाने में विष मिला दिया और ने उसको मोर को दिखा दिया तो वो खाना जो विष का जितना प्रभाव करेगा उससे कम प्रभाव करेगा जिसने उसको खा लिया। इन्हीं परीक्षाओं से उस अन्न को विष के समान समझकर छोड़ दे या उस अन्न को ऐसे स्थान पर डाल दे जिससे क्षुद्र प्राणी भी उसे खाकर ना मरे। अब भिखारी लोग खा लेते, अपन खाना बाहर फेंक देते, तो अपन को वो विषयुक्त अन्न को ऐसी जगह फेंकना है कि जो क्षुद्र लोग, जो भिखारी लोग रहे वो भी उसको ना खाए और ना मरे। ये सब अपन ने किसके, जानवरों में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, ठीक है, ये देख लिया। ये जो 3-4 चीज़ें अपन ने पढ़ी ना स्टार्टिंग से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, और जब भी पढ़ो इसके पॉइंटर वाइज इनके नोट्स बना लेना। स्पर्श विष की चिकित्सा। अब विषैले पदार्थों का स्पर्श हो जाने से खुजली, जलन, ऊष्मा, ज्वर हो जाना, पीड़ा, उस स्थान पर फफोले का निकलना, सुन्न पड़ जाना, नख
तथा रोमों का उखड़ जाना, सूजन हो जाना आदि लक्षण हो जाते हैं। इस स्थिति में शीघ्र ही विषनाशक स्नान, अभ्यंग, अवगाह तथा लेप प्रलेप की व्यवस्था करें। यथा खस, सफ़ेद चंदन, पद्मकाष्ठ, पद्मकाष्ठ मतलब कमल को बोलते हैं, कायफल का छिलका, इसकी नसें भी बनाई जाती है, तालिस पत्र, कूठ, गिलोय, तगर के कल्क का लेप करें और क्वाथ को पिलाएं अथवा इनके क्वाथों का उन अवयवों से सेचन करें। अब अपने को विष खा लिया अपन ने कुछ और विष अपने टच हो गया, अपन ने खा लिया, तो अपने में मर सकते हैं अपन, तो अपने को कैसे चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि ख सफ़ेद फल, पद्म, कवयल, तालिस पत्र, कूट, गिलोय, इन सब के कल्क क्या क्वाथ को अपने को कल्क को लगाना है और क्वाथ को पीना है, ठीक है। फिर मुख में विष का प्रभाव कैसा पड़ेगा, यदि किसी ने विष खा लिया तो उसके मुख में कैसा दिखेगा। यदि मुख के भीतर प्रदेश में किसी विष का प्रभाव हो गया हो तो उसमें ये लक्षण होते हैं, मुख में बार बार लार का निकलना, सलाइवेशन होगा उसको, जीभ तथा होंठ में जड़ता, उसके जीभ और होंठ ऐसे हो जाएंगे, जड़ता मतलब स्तंभ एकदम स्टेचू बोलते हैं ना अपन, वैसे हो जाएंगे, जलन का होना, चुनचुनाहट का होना, दंत हर्ष होना, सेंसिटिविटी को अपन दंत हर्ष बोलते हैं, सेंसिटिविटी को, रसों का ज्ञान ना होना, जैसे फीवर में अपन को टेस्ट ही नहीं पता चलता है, तथा हनु स्तंभ इसकी चिकित्सा है। 20वें श्लोक में कहे गए खस आदि द्रव्य, जो भी अपने ऊपर चिकित्सा में खस आदि द्रव्य पड़े थे ना, उनका क्वाथ बनाकर उससे गंडूस, गंडूस बोले तो एक गंडूस होता है और एक कवल होता है। गंडूस में क्या करते हैं अपन, औषध द्रव्य को अपने माउथ के अंदर पूरा भर लेते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं बचती अपने माउथ में और द्रव्य लेने की, और द्रव्य कुल्ला करते तो अपन इधर उधर हिलाते हैं ना पानी को, तो हिलाने की जगह भी नहीं बचती है। और एक कवल होता है, कवल में क्या अपन कम मात्रा में जल लेते हैं या क्वाथ लेते हैं और उसको अपन इधर उधर हिला सकते हैं। और भी जो विषनाशक चिकित्सा उसे उसे करें, ये सब हितकर होते हैं। ये बता दिया उन्होंने विष को कैसे परीक्षा करना है, विष को खा लिया उसके बाद क्या क्या लक्षण मिलेंगे और खाने के बाद उसकी चिकित्सा क्या करेंगे। आमाशयगत विष के लक्षण, अब किसी ने विष खा लिया वो उसके पेट में चलेगा, आमाशय इज स्टमक, तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे अपने को, ठीक है। पसीने का, अब खाने के बाद सबसे पहले पसीना आएगा, मूर्छा वो फेंट हो जाएगा, आद्यमान होगा, उसको मद नशा चढ़ जाएगा, चक्कर का आना, रोंगटों का खड़ा होना, बमन उसको उल्टी होने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, हृदय की गति में रुकावट, या एक पॉइंट बना लेना, ठीक है, हृदय की गति में रुकावट, बिंदु विष अयो अंगानाम, अपने जो अंग प्रत्यंग है ना बॉडी पे, उन पे बिंदु बिंदु जैसे कुछ स्पॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। हृदय की गति में रुकावट होना, शरीर के अवयव पर पानी के फफोलों जैसे बिंदुओं का उभड़ आना, ये सब लक्षण क्या, जैसे अपन ने विष खाया और वो अपने आमाशय में चलेगा, आमाशय से क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ये सारे लक्षण देगा वो, ठीक है। अब वह पकवासे में चलेगा तो क्या क्या, पकवासे बोले तो अपने डिओडेनम से कोरिलेट कर सकते हैं, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन, अनेक रंग के बमनों का होना, मूत्र का अधिक होना, अतिसार का होना, तंद्रा, कृष्णता, शरीर में पीलापन का होना, उदर रोग तथा बल का क्रमशः क्षय होना, क्षय मतलब बल जो शरीर का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऐसा पकवासे का जो हो गया। अब इनकी चिकित्सा कैसे करेंगे अपन, ठीक है। उक्त वर्णित लक्षणों में बमन तथा अतिसार का वर्णन है। उस स्थिति में आप देखें कि यदि बमन विरेचन आवश्यकता के अनुसार हो गए हो तो आगे की चिकित्सा इस प्रकार करें। हल्दी, दारू हल्दी की छाल, कटवी, गुड़, सिंधुवार के पत्ते, निष्पाव, हिंगू पत्री, बालवच, चौलाई की जड़, मुर्गे के अंडे का रस तथा बाकुची, इनका प्रयोग नस से अंजन क्वाथ बनाकर पीने के रूप में करें। इससे विष विकार शांत हो जाते हैं। अब देखो सबसे पहले तो उसको अपन को बमन और अतिसार कराना है, क्योंकि जैसे किसी ने जहर खाया वो पेट में रहता, तो आप लोग देखोगे आगे जाके मॉडर्न में कि मॉडर्न में यही करते हैं, सबसे पहले एक पेट में नली डाल देते हैं, मोटी वाली जो गैस के स्टोव में नली यूज़ होती है ना, वो डाल के उसमें बहुत सारा 5 लीटर 7 लीटर पानी भर देते हैं उसके पेट में और तुरंत उसको उल्टी करवा देते हैं। इससे क्या होता है, जो पूरा विष है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है स्टोमक से वो निकल जाता है, और फिर उसको अपन ऐसी टैबलेट दे देते हैं जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन लग जाए, तो जो थोड़ा नीचे चले गया हो इंटेस्टाइन में विष वो भी निकल जाए नीचे के रास्ते से, तो ये उसकी चिकित्सा है, ठीक है। ये ड्रग जितनी आपको याद हो जाए उतनी एग्जाम में लिख देना। फिर थोड़ा सा अन्य आचार्यों ने बोला है विमर्श में इसके बारे में कि अमाशयगत विष प्रारंभ में बमन द्वारा, और वही जो अमाशय में उसको बमन ऊपर के मार्ग से निकलेंगे, पकवा से जो नीचे चलेगा उसको विरेचन अर्थात लग्जेटिव औषधि द्वारा निकाला जाता है। शेष उक्त निर्दिष्ट औषधियों से शांत हो जाता है। विष में घृतपान अत्यंत लाभकारी, इसको घृतपान करवाना है अपने को, उसमें भी गाय का घृत भी उत्तम, जो गाय का घृत होता है वो उत्तम होता है।
फिर अपन आते हैं ताम्र एवं स्वर्ण भस्म का प्रयोग। अब ऊपर जो चिकित्सा कर ली वो तो ठीक है, उसके बाद अपन को और क्या प्रयोग कर सकते हैं किसी ने विष खा लिया तो। जिस व्यक्ति ने विष खाया है उसे बमन विरेचन विधियों से नीचे ऊपर शुद्ध हो जाने पर प्रतिदिन उसको प्रतिदिन ताम्र भस्म मधु के साथ प्रायः सायं सेवन करने के लिए देना चाहिए। अब देखो क्वांटिटी श्लोक में कहीं नहीं लिखी, तो आप अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे क्वांटिटी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना कि ताम्र जो तांबा है उसकी भस्म को अपने को किसके साथ देना है, मधु। अपन औषध को जिसके साथ देते हैं ना उसको अनुपान बोलते हैं। जैसे अपन मेडिसिन खाते हैं पानी के साथ, तो पानी का एक प्रकार से अनुपान हो गया, तो अनुपान ये लिखा है छोद्र, तो अनुपान क्या हो गया, छोद्र। छोद्र बोले तो मधु। और फिर इसके बाद इसके विशेष रूप से हृदय का शोधन हो जाता है। जब हृदय की शुद्धि हो जाए तब इस रोगी में एक क्षण, अब देखो इस श्लोक में साण लिखा हुआ है तो अपने को इसको थोड़ा सा फोकस करना है। तो एक साण, सात से स्वर्ण, स्वर्ण का सेवन करना के लिए देना चाहिए। ये हो गया अपने को भस्म कौन कौन सी प्रयोग करनी है विष वाले व्यक्ति में, ठीक है। अब ये थोड़ी सी इन्होंने कोरिलेशन बताया कि कौन सी मात्रा का कन्वर्शन किसमें कितना कितना होता है। एक 4 मासा बराबर 1 क्षण होता है, 6 रत्ती बराबर 1 मास होता है। तब ये काम की चीज़ नहीं है आपके, ठीक है। फिर इसके बाद स्वर्ण भस्म का प्रभाव। अब पेशेंट को अपने स्वर्ण भस्म दी, अब आपसे कोई पूछेगा क्यों दिया, उसका प्रभाव क्या होगा, तो आप उसका पता होना चाहिए। तो उसके लिए आचार्यों ने लिख दिया है, जो सदा इस प्रकार स्वर्ण भस्म का सेवन करता है उसके शरीर में विष का प्रभाव उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार कमल पत्र पर जल का स्पर्श नहीं हो पाता। आप लोगों ने देखा होगा कमल पत्र के ऊपर अपन जल की ड्रॉप्स डालते हैं तो बिना उस पर रुके सीधे नीचे निकल जाती है, एकदम स्लाइड होकर नीचे गिर जाती है। तो स्वर्ण का सेवन करने से आयु बढ़ती है। गर्विश तथा मूल विष की चिकित्सा भी इसी प्रकार की जाती है। अब यहाँ पे एक गर्विश होता है और एक मूल विष होता है। मूल विष जिसको अपन खा लेते हैं और वो तुरंत अपने अंदर इफेक्ट दिखा देता है, और एक होता है गर्विश। गर्विश जैसे जो अपन सब्जियां खाते हैं, अन्न खाते हैं, आजकल ये क्या पेस्टिसाइड से के यूज़ से बनते हैं, पेस्टिसाइड डाल डाल के इनको विषुक्त कर दिया। तो एकदम से अपन नहीं मरेंगे, तो अपन जो रोज़ अन्न और सब्जियां खा रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें जो पॉइजन वो अपनी बॉडी में स्टोर हो रहा है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस दिन वो इतनी क्वांटिटी में हो जाएगा कि वो लक्षण अपनी बॉडी में दिखा देगा, तो उसको गर्विश बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं विरोधी आहार। विरोधी आहार बोले तो एक दूसरे से अपोजिट, हिंदी पढ़ते हैं इसकी तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। विरोधी अथवा परस्पर विरोधी आहार भी विष, स्थावर जंगम तथा गर्विश कृत्रिम विष के समान होते हैं। विरोधी आहार किसके जैसे होते हैं, बस याद रखना है, गर्विश और स्थावर और जांगम विष के समान होते हैं। स्थावर बोले तो जो प्राणियाँ जो अपन को पेड़ पौधे रहते हैं ना उनको स्थावर बोलते हैं, और जांगम बोले तो जो एनिमल वगैरह रहते हैं ना, जो सांप बिच्छू वगैरह, उनको जांगम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत लगाना आपकी जंगल में होते तो पेड़ पौधे, ठीक है। स्थावर जो स्थिर रहते हैं, पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं ना एक जगह पे, तो ऐसा स्थावर, ठीक है। अब अनुपदेश, ये सुअर आदि का मांस। अब इन्होंने थोड़ा सा टॉपिक से हट के चीज़ें बताने लगे हैं कि अपन अब सुअर आदि अनुपदेश में, अनुपदेश जैसे कि जिसमें बताया मैंने आपको कि अनुपदेश और देश कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो अनुपदेश उड़द, मधु, दूध, अंकुर, धान्यों में चना, गेहूँ, ये वर्ग भी अपन ने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में, के साथ परस्पर गुणों में विपरीत होता है। उड़द की दाल, मधु और दूध अंकुरित धान्यों के साथ परस्पर गुणों में विपरीत होता है तथा विष, मूली एवं गुण के साथ भी विरुद्ध होता है। विशेषकर के दूध के साथ मछली का सेवन। अब आप लोगों ने सुना होगा जो नॉन वेजिटेरियन है दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करते, उससे कुष्ठ मतलब स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं। उनमें भी चिलचिम नामक मछली का तो कभी भी दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, चिलचिम का। तो एक प्रकार से बस ये बताया कि ये जो ड्रग है ना, एक अपोजिट होते हैं एक दूसरे को, तो इनको एक दूसरे के साथ में सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल ये वाला लिख देना विरुद्ध आहार में कि चिलचिम मछली को दूध के साथ नहीं खाना है। फिर दुग्धपान का विचार। अब दूध कैसे पीना चाहिए, अब दूध पीने की विधि। अम्लरस प्रधान सभी पदार्थ तथा फल दूध के साथ नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। इसी प्रकार कुल्थी, बरण, कंगुनी, मटर, मोठ आदि को भी दूध के साथ। अब इन्होंने बताया दूध के साथ अपन जो शेक आजकल बहुत चलते हैं ना, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये शेक्स, इनको नहीं बनाना चाहिए दूध के साथ। यहाँ पे आचार्यों ने मना किया
अम्ल रस जैसे खट्टे मैंगो में अम्ल रस होता है, उसको दूध के साथ अपन शेक बनाते हैं मैंगो शेक, तो मना किया इनको नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये क्या हो जाता है, विरुद्ध आहार हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं विरुद्ध आहार के लक्षण। अब विरुद्ध आहार खा लिया तो उससे क्या क्या होगा। मूली आदि हरे पदार्थों को खाकर उनसे तत्काल बाद ही दूध नहीं पीना चाहिए। जो मूली और हरे पदार्थ अपन खाते हैं ना, हरी सब्जियाँ, पालक, गिलकी और मूली, तो इनके तुरंत बाद अपने को दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब इनसे क्या क्या, बरा, सुअर का मांस, शाही, सेल या सोल के मांस के साथ मिलाकर ना खाएं। चितक, बरा, हरिण तथा मुर्गे का मांस दही के साथ नहीं खाना चाहिए। कच्चे मांसों को प्राणियों के पित्त द्रव के साथ ना खाएं। उड़द की दाल के साथ मूली ना खाएं। भेड़ के मांस को कुसुम के शाक के साथ ना खाएं। विष मतलब भसड़ी के साथ अंकुरित धान्यों को, बड़हर के फल को, उड़द की दाल, गुड़, दूध, दही तथा घी के साथ नहीं खाना चाहिए। केले के पके फल को मट्ठा, दही अथवा ताड़ के फल के साथ, मकोए, पीपल तथा मरीच के साथ, मधु अथवा गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस पत्र में मछली पकाई गई हो अथवा सोंठ पकाई गई हो, उस पत्र में पकाया गया मकोए का साग ना खाएं। यदि दूसरे पत्र में मकोए का साग पकाया गया हो किंतु रात भर का बासी साग हो, उसे भी भरपेट ना खाएं। इन्होंने बता दिया किसके साथ किसको खाने से विरोध होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, जिस स्नेह में मछली का मांस तला गया हो, उसी स्नेह में तली गई पिपली का सेवन ना करें। पिपली एक ड्रग होती है। ठीक है, उसको नहीं खाना है। कांसे के पात्र में 10 दिन तक रखे हुए घी को ना खाएं। अब घी को कांसे के पात्र में, क्योंकि रिएक्शन कर देता है मेटल और घी कुछ कुछ, तो उसको नहीं खाना है। तो ये लिखा कांस्य दश मुषितम सर्पिस उष्णम त्वक विकार है। तो अब क्या करते हैं, बिलावे के सेवन काल में उष्णता कारक आहार विहार का सेवन। अब बिलावा खुद इतना उष्ण होता है, बल्लाता है, तो उसका अपन जब जब सेवन करते हैं तो उसके साथ अपने को कोई भी उष्ण चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि बिलावा खुद इतना उष्ण है, तो उष्ण उष्ण मिलकर अपने शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देगा। ठीक है, ये सब बताया है। इसको सुश्रुत ने कर्म विरुद्ध बोला है। ठीक है, विरुद्ध पढ़ोगे आप, बहुत सारे टाइप के विरुद्ध होते हैं नेक्स्ट ईयर चरक में। ठीक है, अभी बस ये पढ़ लो कि हाँ विरुद्ध होता है खाना एक दूसरे से। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जांपल याद कर लेना विरुद्ध आहार के, वजह से मछली हो गया, दूध के साथ वाला हो गया, ये 4-5 कुछ भी याद कर लेना, इतना लिखकर सफिशिएंट है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर आता है गिद्ध, जो उड़ता है ना ऊपर, बड़ा बड़ा गिद्ध। गिद्ध का मांस शूल लोह की छड़ पर, जो बारबेक्यू बनाते हैं ना, लोह की छड़ में पका के उसको सेकते हैं, तो गिद्ध का मांस शूल पर लपेटकर अंगारों में पकाया गया विरुद्ध होता है। मट्ठे के साथ पकाया गया कंपिलक विरुद्ध होता है। वापस से वही सब विरुद्ध बता रहे हैं लोग। पयस मतलब खीर जो होती है, आदि पदार्थों को सुरा मतलब मध्य एवं खिचड़ी के साथ नहीं खाना चाहिए। खीर को मध्य के साथ नहीं खाना चाहिए। संभाग, ये तो सभी को पता है, संभाग मधु, घृत, वसा, तेल, जल, इन द्रव्यों को 2-2 करके अथवा 3-3 करके एक साथ मिलाकर सेवन करना विरुद्ध होता है। जैसे मधु और घृत, मधु, घृत, वसा, इनको 2-2 या 3-3 का पेयर बना के खाने से वो क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर केवल इन्हीं द्रव्यों को परस्पर संयोग विरुद्ध होता है। इनके साथ और भी द्रव्य मिलाए गए हों तो कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, इनके साथ अपन को इसलिए कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें मिला के खाने का बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन, कम ज़्यादा परिणाम में भी लिए गए मधुघृत वर्षा जल के अनुपान से विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर बोलते हैं ना सममात्रा में खाएंगे तो विरुद्ध हो जाता है, विष के समान काम करता है। पर अब अगर अपन इनको विषम मात्रा में लेंगे और वर्षा का जल ले लेंगे तो भी ये विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, मधु तथा कमल बीज, मधु तथा मेरियक तथा शर्करा आसव, ये सभी परस्पर विरुद्ध होते हैं। खीर, मट्ठा, सत्तू के घोल के साथ और हरिद्रक को सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे विरुद्ध भी पढ़ लिए हैं। फिर बालूका, वारुणी, हरित पक्षी का मांस दारू हल्दी की लकड़ी में परोकर लपेटकर, इसमें से आप जितने विरुद्ध होना, इसमें कुछ 5 ऐसे याद निकाल लेना जो आपको अच्छे से इजीली याद हो जाए और जो आप एग्जाम में लिख दो। ठीक है, आपको बस नॉर्मल आएगा कि विरुद्ध अन्य विरुद्ध आहार के बारे में बताओ बस। ठीक है, विरुद्ध आहार सेवन चैप्टर अपन जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कोई आहार पदार्थ बात आदि दोषों को उभाड़ कर उन्हें निकालता नहीं है। अब देखो आपसे पूछेंगे विरुद्ध, विरुद्ध क्या होता है, अपन ने इतनी देर से पढ़ लिया विरुद्ध आहार विरुद्ध आहार विरुद्ध आहार। अब विरुद्ध आहार होता क्या है, अब आप लोगों ने को पता है
अपन पंचकर्म जो करवाते हैं, पंचकर्म अभी आएगा सूत्रस्थान क्लास में, जब अपन पंचकर्म को पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, चिंता मत करना। तो विरुद्ध आहार की डेफिनेशन ये है कि जो आहार विहार बात आदि दोषों को अपने शरीर में उभार देता है, मतलब उनको बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर देता है, पर उनको बाहर नहीं निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन मूवी देखने जा रहे हैं, पापा ने बोल दिया मूवी देखने चलते हैं, सब लोग अपन तैयार हो गए, बाहर गाड़ी में ले जाके बैठ गए अपन लोग, पर अपने को पापा ने मूवी दिखाने नहीं ले गए। तो ये क्या, बस अपने को उन्होंने उभार दिया, प्रेरित कर दिया कि हाँ चल रहे हैं, और बाद में लेके ही नहीं गए। तो उसी प्रकार जो आहार पदार्थ बात आदि दोषों को उबाड़ कर उन्हें निकाले नहीं, वह आहार संयोग विरुद्ध कहा जाता है। संयोग बोले तो मिला देने से विरुद्ध विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को ये मैंने बताया बहुत प्रकार के चरक सूत्र में 18 प्रकार के विरुद्ध बताए गए हैं, ठीक है। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, सातवें विरुद्ध, दोष विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, उपचार विरुद्ध, पाक विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, संपाद विरुद्ध और विधि विरुद्ध। ये सब बहुत सारे टाइप विरुद्ध के अगले साल पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। इस प्रकार विरुद्ध आहारों का सेवन करने से जो भी कार्य उत्पन्न हो गए हों उनको दूर करने के लिए बमन विरेचन द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए। वही बोल दिया। अब विरुद्ध वीर, अब देखो दोष उभड़ गए थे पर उनको शरीर से बाहर नहीं निकाला था, अपन शरीर से दोषों को बाहर कौन सी विधि के द्वारा निकालते हैं, शोधन के द्वारा। शोधन बराबर पंचकर्म करना चाहिए, अथवा उन आहारों के विरुद्ध आहारों द्वारा उनकी समन चिकित्सा करनी चाहिए। ये हो गया विरुद्ध आहारों का सेवन। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, स्निग्ध शरीर वाले, जिनकी जठराग्नि दीप्त हो, युवक बलवान पुरुष को विरुद्ध अन्नपान से कोई, अब जो नित्य एक्सरसाइज करता, जो उसकी अग्नि तीक्ष्ण हो, जो बलवान हो, उनको अगर विरुद्ध आहार भी खाएगा तो उनसे कोई हानि नहीं होगी। यदि वे पदार्थ साथ में हो तथा स्वल्प मात्रा में खाए हो तो वे हानिकारक नहीं होता। देखो यहाँ पे प्रकृति के अनुकूल, अनुकूल बोले तो जैसे जो व्यक्ति पहले चाय पीता हो तो जो प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति चाय पीता है या दारू पीता है तो उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम करती है, पर वो थोड़ा टाइम तक कंटिन्यू पीता रहता था, फिर उसको वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, तो वो उसको अपन बोलते हैं प्रकृति के वो अनुकूल हो गया, उसको साथ में हो गया, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे अपत्य का त्याग और पथ्य का सेवन। अब उन्होंने बोला जैसे कोई व्यक्ति मद्य पीना सीख गया, उसको मद्य कैसे छोड़ना है, दारू पीना, जो अपन ने ऊपर आहार बताए विरुद्ध, उनका सेवन करना सीख गया है तो उनको कैसे छोड़ना है। तो इसको बोलते हैं आयुर्वेद में पादांशिक क्रम। पादांशिक क्रम, पादांशिक क्रम में अपन क्या धीरे धीरे पथ्य का, मतलब जो अच्छा आहार है उसका सेवन करते हैं, और धीरे धीरे जो गंदी चीज़ अपन ने खाना सीख गए उसको छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे एक को बढ़ाते, एक को घटाते, एक को बढ़ाते, और एक ऐसा टाइम आता है कि पथ्य ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं और अपथ्य पूरा छूट जाता है। तो चलिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं अपन। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सेवन करने के कारण अभ्यास किए गए अपथ्य को भी एक एक चौथाई क्रम से छोड़ते जाना चाहिए। यदि इतनी मात्रा में छोड़ने पर भी हानि होने की संभावना हो तो उसे 16वें हिस्से में छोड़ना आरंभ करें, और उसी क्रम से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंतर देकर उसे छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम से हितकर आहार विहार का सेवन प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि अपन ने 1 वीक ले लिया, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे एंड 8th डे, ठीक है। पहले दिन अपन ने जो है 4 भाग अपत्य खाया, 1 भाग पथ्य खाया। नेक्स्ट डे वापस अपन ने 2 भाग पथ्य खाया, 2 भाग अपत्य खाया। उसके नेक्स्ट डे 3 भाग पथ्य खाया, 1 भाग अपत्य खाया। तो ऐसे करके क्या आदत छूट जाती है जो खराब खाना है उसके बारे में, ठीक है। फिर सहसा त्याग का निषेध। यदि उक्त प्रकार से व्यवहार ना करें, अपने सहसा अपत्य का परित्याग कर दिया और पथ्य का सेवन प्रारंभ कर दिया, तो सहसा सात्विक पदार्थों के छोड़ने और असात्विक पदार्थों के सेवन करने के कारण अनेक प्रकार के विकार रोग उत्पन्न हो। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे और अपत्य का सेवन करते रहोगे, जो असात्विक पदार्थ, सात्विक बोले तो जो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं हो, उसका सेवन करते रहोगे, तो वो एक न एक दिन आके अपने को रोग उत्पन्न कर देगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोषों का ह्रास और गुणों की वृद्धि। क्रमशः घटाए गए बातादि दोष पुनः बढ़ने नहीं पाते तथा क्रमशः संचित किए गए गुण चिर स्थित होते हैं, अर्थात उन्हें कोई डिगा नहीं पाता। क्रमेण अपचित दोषा, क्रमेण उपचित गुणा। ये अपचित दोष है और क्रमेण उपचित गुणा है, ठीक है। ये आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे लिख लेना UD, ठीक है। तो क्रम से घटाए गए बाधा दोष पुनः बढ़ते नहीं है, पता क्रम से संचित किए गए गुण चिरस्थायी हो जाते हैं। तो अपचित, इसको पढ़ना AD, अपचित में A आ रहा है तो अपचित का A, D का D, तो AD और उपचित
गुणा का जी, तो यूजी। तो एक एडी नाम का लड़का है, वो यूजी कर रहा है। आप लोग अभी पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो, तो यूजी। तो एडी यूजी, अपचित दोषा, अपचित दोषा, उपचित गुणा। ठीक है, ये दोषों का हस गुणों की वृद्धि हो जाती है। क्रम से घटाए गए बात आदि दोष पुनः बढ़ने नहीं पाते तथा क्रम से संचित किए गए गुण चिरस्थित हो जाते हैं। जो अपन ने ऊपर ये पादान से क्रम पढ़ा था ना, कि इसे खाना, इसे अपन को आहार का त्याग सेवन कैसे, इसे अगर इस विधि से अपन आहारों को छोड़ते हैं तो वो अपने अंदर ये करते हैं कि वो दोष को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, और जो गुण, अच्छे गुण अपने अंदर आ गए हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। दोषों को दूषित ना करें। शरीर में वातादि दोष सदा रहा करते हैं, उनका स्वभाव है कि वे शरीर को दूषित किया करते हैं। अतएव पथ्य तथा अपत्य को जानकर विद्वान वेद अहितकर आहार एवं विहार द्वारा उन दोषों को दूषित ना होने दें, अर्थात चिकित्सा की आज्ञा का चिकित्सा के आज्ञा के अनुकूल मनुष्य आहार विहार करे। जो चिकित्सक जैसा जैसा आहार बताए उसको वैसा वैसा आहार खाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं 3 उपस्तंभ। तीन, देखो, एक होता है 3 स्तंभ। 3 स्तंभ जो बात पित्त कफ है ना अपने मेन दोस्त, उनको त्रिस्तंभ बोलते हैं अपन, त्रिस्तंभ। और फिर उप मतलब उसके नीचे वाला, जैसे कैप्टन होता है, कैप्टन के नीचे 22 कैप्टन आता है, तो उपस्तंभ क्या क्या हो जाता है, आहार, शयन, ये आ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आ ब्रह्मचर्य, और यहाँ पे आ बना लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं, ब्रह्मचर्य, आ ब्रह्मचर्य, ठीक है, आहार शयन आ ब्रह्मचर्य। तो आहार क्या होता है, जो अपन खाना खाते हैं उसको आहार बोल दिया। शयन जो निद्रा लेते हैं वो शयन हो गया, और आ ब्रह्मचर्य जो गुप्त इंद्रिय का जो अपन संयम होता है अपने अंदर, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, फिर आहार नामक उपस्तंभ, शरीर को धारण करने में जिन 3 उपस्तंभों का वर्णन किया गया उनमें पहले उपस्तंभ आहार है। इसका पहले अध्याय 3 में तथा 5 में और 6 में और 7वें अध्याय में भी इसका वर्णन कर दिया गया है। इसके आगे भी यथास्थान किया जाएगा। इसका जो वर्णन है आहार का, आहार के बारे में अपन इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आहार के बारे में इन्होंने बोल दिया कि हमने वर्णन कर दिया है, हम वापस से इसका वर्णन नहीं करेंगे। फिर आते हैं निद्रा पे। निद्रा नामक उपस्तंभ, दूसरा उपस्तंभ है निद्रा। अब निद्रा में ना अच्छी निद्रा लेंगे और निद्रा नहीं लेंगे तो उसके कारण ना 12 चीज़ होती है। अपन द्वंद्व, ये लिखा है द्वंद्व, द्वंद्व बराबर होता है पेयर, जहाँ पे 6 पेयर मिलेंगे। तो सुख दुख, पुष्टि कार्स, बल अबल, भ्रष्टता क्लीबता, ज्ञान अज्ञान, जीवन और ना जीवन। तो अगर अच्छी नींद लोगे तो सुख मिलेगा, पुष्टि मिलेगा, बल मिलेगा, भ्रष्टता बढ़ेगी, ज्ञान मिलेगा और जीवन मिलेगा। और अगर निद्रा अच्छे से नहीं लोगे तो दुख मिलेगा, कार्स मतलब दुर्बल हो जाओगे, आबल मतलब बलक्यानी हो जाएगी, क्लीबता मतलब नपुंसकता जाएगी, अज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जीवन ना मतलब फिर अपन मर जाएंगे। तो ऐसे निद्रा नामक उपस्तंभ के बारे में बताया गया है। तो ये 6 द्वंद्व या इनको भाव बोलते हैं, ये निद्रा नामक निद्रा से। ठीक है, अब निद्रा का दुरुपयोग है अभाव। आज समय में निद्रा का सेवन आवश्यकता से अधिक सोना अथवा थोड़ा सा भी ना सोना जीवन को सुख तथा आयु को नष्ट कर देता है। इस प्रकार की अनियमित निद्रा काल रात्रि के समान, एक टाइप होता है निद्रा का काल रात्रि, तो उसके समान हो जाती है अगर अपन निद्रा नहीं लेते हैं। ठीक है, निद्रा के गुण और दोष। अब रात्रि में जागने से शरीर में रुक्षता, ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, दिन में सोने से शरीर में स्निग्धता, रात में जागने से बात दोष की वृद्धि होती है। बात दोष बराबर रुक्षता है ना, और दिन में सोने से कफ बढ़ता है। कफ बराबर क्या, कफ निकलता है, कफ। अब दिन में सोते तो बहुत हैवी लगता है ना, तो वो कफ हो जाता है। ठीक है, और सोने का एक प्रकार और है, बैठे बैठे ऊँघना या झपकी लेना। आप क्लास में हेड डाउन करके सोते हो ना, उससे ना ही रुक्षता बढ़ती है और ना ही स्निग्धता बढ़ती है, उसमें इक्वल रहते हैं। ठीक है, रात्रि जागरण रुक्षम स्निग्धम स्वप्नम दिवा, रुक्षम अनविशंति, तो उसको बोलते हैं आसीन, आसीन प्रचलायितम। आसीन वर्ड आएगा आपको अगर कहीं पर आसीन वर्ड दिख गया ना, आसीन मतलब बैठे बैठे हेड डाउन करके सोना। ठीक है, योगा गुण और दोष। अब निद्रा संबंधी विचार। अब इन्होंने बोला है कि ग्रीष्म ऋतु में वातादि दोषों का संचय होने से आदान काल के कारण होने वाली रुक्षता एवं इन दिनों रात्रि छोटी हो जाने से दिन में सोना, सिर्फ एक ही ऋतु है जिसमें दिन में सोने का वर्णन किया। कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में। अपन ठंडी में तो बहुत सोते हैं दिन में, तो ठंडी में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने का वर्णन मिलता है। ठीक है, और बोला है कि दिन में ना सोने का निर्देश। अब जो मनुष्य के शरीर में मेद धातु जो मोटे हो, कवदोष बढ़ा हुआ हो और प्रतिदिन स्निग्ध आहारों का सेवन करता हो, उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, उनको दिन में
बोलते हैं कि इनको दिन में नहीं सोना चाहिए। और जो विष रोग है और गले कंठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है ना, उनको रात में भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ये वर्णन मिल गया अपने को। अकाल में शयन से हानि, अगर हर कभी आप लोग सो जाओगे तो अकाल में तो क्या होगा, आज समय में सोने से मोह होगा, ज्वर हो जाएगा, स्थिमित्य हो जाएगा। स्थिमित्य बोले तो आपके शरीर पर गीला कपड़ा किसी ने उड़ा दिया हो, ऐसा प्रतीति होगा आपको, ठीक है। पीनस बोला प्रतिशय, नाक से पानी आने लग जाएगा, सिर रोग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, जी मिचलाएगा, रसवाई स्रोतस रुकावट तथा मंद अग्नि हो जाती है, ठीक है। ये सब इसके कारण चिकित्सा का निर्देश। उक्त स्थिति में रोग को उपवास, वमन, स्वेदन, नस्य कराकर औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अति निद्रा की स्थिति में तीक्ष्ण वमन, अंजन एवं नस्य देना चाहिए। उसे लंघन, चिंता, व्यायाम, शोक, भय, क्रोध कराएं, जिससे रोगी के कफ का नाश होकर निद्रा का भी नाश हो सकता है, ठीक है। ये सब वर्णन मिल गया अपने को। निद्रा नाश के लक्षण, अब किसी को निद्रा नहीं आ रही तो उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे। निद्रा के समुचित रूप से न आने पर शरीर में मसल देने की पीड़ा होती है, सिर में भारीपन, बार बार जम्हाइयाँ आना, शरीर में जड़ता, हर्ष से चक्कर का आना, भुक्त आहार का ना पचना, उहाई आदि बात विकार संबंधित ये सब लक्षण है। अगर ऑब्वियसली बात है, रात भर आप जागोगे तो दिन में यही लक्षण दिखेंगे आपके अंदर, ठीक है। निद्रा सेवन का निर्देश, अतएव रात्रि के समय पर सो जाना चाहिए। यह सात्विक का अर्थ है, जिसके जितनी नींद आती है उतना ही सोए, अर्थात कोई रात में 2 पहर, कोई 3 पहर सोता, 1 प्रहर बराबर लिख लेना 3 घंटे तदनुसार सोए। जो पूरी रात भली भांति ना सो सका हो तो वह प्रातःकाल भोजन करके आधी नींद ले। जैसे रात में आप 6 घंटे जगे हो तो दिन में खाना खा के आपको 3 घंटे सोना है, ठीक है। यह सोने का निर्देश बताया है। पूर्ण निद्रा प्राप्ति, पूर्ण निद्रा और प्राप्ति विधि, जिसे पूर्ण निद्रा ना आती हो वह दूध, मांस, मांसरस, दही का सेवन करे, अभ्यंग उपटन स्नान करे, सिर में, कानों में, आँखों में तर्पण स्नेहन का प्रयोग करे, साम्य रूप से स्त्री या पुरुष जिसे नींद ना आती हो वह अपने प्रिय या प्रिय का आलिंगन करके सोए, ठीक है। ये सब बता दिया। भैंस का दूध पीने का बताया था मैंने आपको कि भैंस का दूध गुरु होता है, उसको पीने से जिसको निद्रा नहीं आती उसको नींद आ जाती है, ठीक है। अब आ जाता है ब्रह्मचार्य, जो थर्ड उपस्थम उसके बारे में। जिसकी ब्रह्मचर्या के पालन में रति है, जिसका मन स्त्री सहवास के ओर से निस्पृह विरक्त, मतलब इच्छा नहीं करती है, और जो सदा संतोष से तृप्त रहता है, उसे अपने समय में निद्रा आ जाती है, अर्थात उसकी निद्रा कभी भी अपने समय का अतिक्रमण नहीं करती है। तो ये ब्रह्मचर्य जो साधु लोग होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर स्त्री का सहवास का वर्णन ये पढ़ लेना आप लोग। फिर मिथुन के अयोग्य स्थिति, जिसने बहुत भोजन किया गया हो, अधीर हो, जिससे भूख त्यागी हो, दुस्थित अंग अर्थात अनुचित आसाम स्थिति में होकर, जो प्यासा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जिसका मलमूत्र आदि का वेग प्रवृत्त हो, रोगी पुरुष मैथुन कर्म ना करें, ठीक है। ये बता दिया है। फिर उसके बारे में मैथुन संबंधी अन्य निर्देश। अब इन्होंने ऋतु का बताया कि कब कौन सी ऋतु में कितना मैथुन करना है, ठीक है। बाजीकरण औषध एवं आहारों से तृप्त, फलता परिपुष्ट शरीर अवयवों वाले नर नारी, हिमकाल मतलब शीत ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु है ना, उसमें इच्छा के अनुसार मैथुन मतलब तृप्ति तक मैथुन का सेवन करें। और बसंत एवं शरद ऋतु में 3-3 दिन में, और गर्मी और वर्षा ऋतु में 15-15 दिन में उसको मैथुन करना है, ठीक है। ये बता दिया है। फिर नीचे कुछ नहीं है, हो गया अपना लेक्चर ख़त्म। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि पूरा समझाना पड़ता है। वीडियो को थोड़ा देख के खुद से भी बुक टेक्स्ट से पढ़ोगे ना आप लोग तो थोड़ा समझ आएगा आप लोगों को। जो वर्ड आप लोगों को संस्कृत के समझ नहीं आते ना, मैं उनकी हिंदी बता देता हूँ, आप लोग उसको पेंसिल से वहीं पे लिख लिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया।